हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एडुग्राउंड पे। वेलकम टू एडुग्राउंड। दिस इज रोहित, आपका प्यारा एडुकेटर। आज हम क्लास 12 की क्लाइमेट जो पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो बेसिकली अपने फर्स्ट पार्ट में किया था, जो अपन ने पार्ट 1 में किया था, वो अपन हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था, राइट। सो अब नाउ पार्ट सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग उसका फर्दर जितने भी आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं हम सब वो सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, राइट। यहां तक यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें। और ना एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जितने कम लोगों के पास शेयर करोगे, देखो यहाँ पे पढ़ाने में कुछ भी बेनिफिशियल चीज नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। और हम लोग अब क्या है ना, देखो मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने सेटअप चेंज किया है, हम लोगों ने लाइट्स लगाई है, ताकि अब से मैं क्या करूंगा, विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन आप लोगों की क्लास रेगुलर लगने वाली है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है। रेगुलर मतलब नॉन स्टॉप क्लास क्लास चलेगी और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूं, जबकि मैं खड़े होके ही पढ़ा रहा हूं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं एक किसी क्लास में हूं और बाकी सभी क्लास चल रही है। और यहां तक फिर हम लोगों ने इसका पार्ट 1 क्लियर कर लिया है और इसका पार्ट 2 क्लियर करने वाले हैं। आज जितना भी चैप्टर बचा है वो सारा आज होने वाला है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पार्ट 1 जाके देखें। पार्ट 1 यहां पर रिवाइज करवाने वाला हूं, अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद हम पार्ट 2 पे जाएंगे। जिसने पार्ट 1 देखा हुआ है, वो ये वाला जो टाइम है वो आप स्किप कर सकते हो। और यदि आप स्किप नहीं करना चाहते तो वो आप ही के लिए फायदेमंद है, राइट। एक बार रिवीजन हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भी यदि आप मुझे पसंद करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैं नहीं बोलूंगा आपको कुछ भी करने को, वीडियो को लाइक करें। और बस एक चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इतना जो डेडिकेशन मैं दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ रिजल्टेंट मिले। अब मैं पैसे नहीं चाहता हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि बस दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखें, मुझे पसंद करें, मुझे लाइक करें और अपना भविष्य जो है, वो अपना फ्यूचर जो है एक अच्छी तरफ लेके जाए। ताकि जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट। आई डोंट नो व्हाट द इज दैट एनी फर्दर क्वेरी। जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके राइट। सो क्या बोल रहा था मैं, कि वो फ्यूचर उनका अच्छा कर सके। क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, यार मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं ज्योग्राफी उस लेवल पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि आपसे यदि कोई यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछे, तो आप एक बार क्वेश्चन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप आंसर बता पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है यूपीएससी का। बट मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एसएससी और बैंक से रिलेटेड यदि, या फिर रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आएगी जियोग्राफी की, आप इजीली लगा लोगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यूपीएससी का भी मैं बात करूं तो मैं कहता हूं ना आप लोगों को क्लास में कि मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूं। इट डजंट मीन कि मैं वो पढ़ा रहा हूं जो यूपीएससी में आएगा। वो किसी को भी नहीं पता। इवन जो यूपीएससी के सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं उनको भी नहीं पता कि यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आने वाला है। जिस तरीके से आईआईटी का एग्जाम होता है ना सर, वो इतना है कि आप 50,000 क्वेश्चन लगा लोगे तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऐसा है कि हाँ, आपको सुना सुना जरूर लगेगा। वो कम बात नहीं होती है। यूपीएससी में यदि आपको कंप्लीट श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा है इस एज में, जिस एज में अभी आप हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास क्लाइमेट यानी मेरे यानी रोहित के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या क्या मैंने आप लोगों को बता दिया था, रुको देखते हैं। ओके, हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि जो 3 ब्रॉड अप्रोचेस, कौन कौन सी ब्रॉड अप्रोचेस है। पहला है सर एम्पिरिकल। एम्पिरिकल जो ज्यादातर सबसे ज्यादा ये यूज में आता है, मैंने आप लोगों को कल बताया था। लेकिन अपन अभी ऐसे समझ के चलेंगे कि कोई नया बच्चा जुड़ा है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है वो सोच के मैं चलूंगा। और फिर से मैं एक बार छोटी छोटी सी बातें जो है वो धीरे धीरे बता के चलता जाऊंगा। 3 ब्रॉड अप्रोचेस कौन कौन सी सेलेक्ट करी सर, इंपेरिकल, जेनेटिक और जो है अप्लाइड। इंपेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये डाटाबेस होता है बेसिकली।
जैसे अपन किसी भी क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो वो डाटाबेस जनरली हम लोग करते हैं। डाटाबेस इस वजह से करते हैं क्योंकि जब हम लोग को, जब आप कभी किसी फोन में देखते हैं तो आपको पता रहता है कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। उस अकॉर्डिंग क्यों वो हमको पता रहता है कि आज बारिश होगी या कल होगी या परसों होगी, हम लोगों को ये पता रहता है कि आज के 10 दिन बाद क्या क्लाइमेट रहने वाला है, वो सब सर इंपेरिकल में आता है, वो सब इंपेरिकल में आता है। पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर, मतलब जो भी डाटाबेस होता है इसका, जो भी इंपेरिकल क्लासिफिकेशन का डाटाबेस होता है वो सारा डिपेंड करता है सर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सर वर्षण, यानी बारिश। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये बायोलॉजी वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू देयर कॉज। अकॉर्डिंग टू दियर कोज मतलब जो जेनेटिक जो होता है क्लासिफिकेशन जो होता है, हमने 3 टाइप से डिफाइन किया, एम्पिरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड। अप्लाइड में क्या होता है, इज स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग अप्लाइड करते हैं, वो क्लासिफिकेशन अप्लाइड क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एज क्लाइमेट। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डाटाबेस होता है, डाटाबेस होता है मेरे दोस्तों। इसके बाद एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा तो डाटाबेस होता है और किस पर डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर और वर्षा पर। पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन डाटा। कौन सा डाटा, पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर और वर्षा। वर्षा मतलब होता है प्रिसिपिटेशन, राइट। नाउ जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट द ऑर्गेनाइज क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू देयर कोज। यहां पर बात समझ में आई। फिर इसके बाद मैंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के मेथड आप लोगों को बताया, जेनेटिक है, एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल किस पर होता है, यूजिंग एनवायरमेंटल डाटा, एग्जांपल लाइक कोपियन गियर द थ्रोट वेट। इसके अलावा मैं बात करूंगा जेनेटिक्स में बेस्ड ऑन कोज ऑफ फिनोमिना, एग्जांपल एयर मास एंड सिनोप्टिक। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 3 टाइप से पढ़ लिए सर हमने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। पहला हमने पढ़ा जेनेटिक और एक हमने पढ़ा एम्पिरिकल। एम्पिरिकल में क्या होता है सर, डाटाबेस होता है एम्पिरिकल। ज्यादातर ये आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा अप्लाइड। अप्लाइड किस लिए यूज किया जाता है, एज ए पर्सनल पर्पज, एज ए पर्सनल पर्पज। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, बाबू सोना नहीं करना है, मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाई पे ध्यान दो बस और नया पार लगाओ। हुर्रे, आज पृथ्वी तबाह होने वाली है, उसके जिम्मेदार हम हैं, ये सब लोगों मैं आपको लोगों को बता चुका हूं। क्यों सर हम हैं, क्योंकि क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे पीछे ये होना ही है। द मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट इज एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, मैंने आप लोगों को बता दिया है। दिस क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप्ड बाय वी कोपियन। ये क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया, मतलब जो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन है वो जनरली किसने डेवलप किया सर, वी कोपियन ने। क्या नाम है सर, वी कोपियन। कोपियन आइडेंटिफाइड ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, कोपियन जो आइडेंटिफाई है वो क्लोज रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बीच में। जो कोपियन क्लासिफिकेशन है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जो कोपियन क्लासिफिकेशन है, वो जो कोपियन क्लासिफिकेशन है वो सर 2 के बीच में है, जिसमें पहला है, जिसमें से पहला जो है वो है सर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करूंगा, नेचुरल जो वेजिटेशन के बारे में बात करूंगा। और जो सेकंड है नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बीच में, एंड क्लाइमेट के बीच में। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, तो मैं यहीं पे यही कहना चाह रहा हूं कि जरा एक बार ये पॉइंट ध्यान से देखना कि कोपियंस आइडेंटिफाइड ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, एंड द क्लाइमेट। ही सेलेक्टेड, किसने सर, ही यहां पर किसके लिए आया है सर, वी कोपियन के लिए, कि ही सेलेक्टेड, ओके, ही selected certain values of temperature and precipitation and related them to the distribution of vegetation and use their value to classification the climate। मतलब यदि तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर हमें बताइए कि कोपियन जो क्लासिफिकेशन हुआ उसने उसको किस तरीके से यूज लिया, तो क्या ये वाला पॉइंट जो है वो आप लोग लिख के आएंगे, नहीं लिख के आएंगे, बताइए। ये वाला पॉइंट आप लिख के आएंगे, नहीं लिख के आएंगे? क्यों सर, कि ही सेलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, उसने टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज को लिखा, एंड प्रिसिपिटेशन, और बारिश की कुछ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, उनको रिलेट किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन से, एंड यूज देयर वैल्यूज, और उनकी वैल्यूज को यूज किया क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग ऑफ क्लाइमेट्स। मतलब यदि मैं क्लाइमेट की क्लासिफाई होने के बारे में बात करूं तो विकोपियन ने किस तरीके से यूज किया, उसने बारिश और टेम्परेचर को यूज किया एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन के लिए, और जो डाटा उससे मिला उससे उसने क्लासिफाई किया किसको, क्लाइमेट को। इंपिरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा।
जरा बात समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि एम्पीरियल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। जब एम्पीरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, उसके बारे में क्या पॉइंट है जरा समझने की कोशिश करेंगे एक सेकंड के लिए। कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में भले ही ये पुराना है लेकिन कारगर है, और अभी इसी की वजह से जनरली क्लाइमेट का पता लगाया जाता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या, टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन है वो हैं। उनसे जो डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन में काम में लिया, और फिर उसके बाद का जो डाटा होता है उससे क्लासिफाई करते हैं हम क्लाइमेट को। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। कब डेवलप हुआ था? 1918 में डेवलप हुआ था। इसके बाद डेवलप्ड टू कोरिलेट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स टू द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट। द कोपियन गीगर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अपडेटेड वर्जन इन योर टेक्स्ट। जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है सर? प्राइमरी लेटर्स के अंदर ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है उसको अपन ए से डिनोट करते हैं, और मेसोथर्मल क्लाइमेट को अपन सी से डिनोट करते हैं, और जो माइक्रोथर्मल क्लाइमेट है उसको डी से डिनोट करते हैं। ड्राई क्लाइमेट होगा, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, जो ड्राई क्लाइमेट होगा उसे हम बी से डिनोट करेंगे। जरा देखिए यहाँ पे इट इज एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डाटा। मतलब अपन महीने और जो भी एनुअल होता है उसका प्रेसिपिटेशन डाटा और उसके टेम्परेचर डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस, मतलब जो कोपियन ने किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, राइट। पहला मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ए सी डी ई जो हैं, अभी जरा एक बार फिर से आगे देख लेंगे अपन। ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर डिजाइन या फिर डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑल थ्रू डेवलप्ड इन 1918। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ए मॉडिफाइड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोपियन स्कीम इज स्टिल पॉपुलर एंड इन यूज। याद रखना, ये अभी भी भले ही 1918 की हो लेकिन अभी भी काम में और यूज में आती है। कोपियन रिकॉग्नाइज 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप। कौन कौन से 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स हैं? ए सी डी ई, जो कि ह्यूमिड है, ह्यूमिड क्लाइमेट डिफाइन करते हैं। और जो बी है, स्पेशली जो बी है वो ड्राई क्लाइमेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट क्वेश्चन बनेगा यहां से, कि जो 5 टाइप के जो क्लाइमेट जो उसने वर्ड दिए हैं, जो क्लाइमेट ग्रुप मेजर ग्रुप दिए हैं कोपियन ने, उनमें से जो सर जो ए बी सी डी ई जो 5 ग्रुप हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें से जो ऊपर के 4 हैं यानी बी को छोड़कर ए सी डी ई, वो क्या है सर हमारे पास? यहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट्स है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। बात समझ में आ रही है? ह्यूमिड क्लाइमेट है। और जबकि जो बी के बारे में मैं बात करूंगा तो यहां पर जो बी है वो क्या हमारे पास ह्यूमिड क्लाइमेट के अलावा ड्राई क्लाइमेट बचेगा, ठीक है। इज इट करेक्ट ऑप्शन? नाउ ए मैंने अभी आपको बताया कि ट्रॉपिकल है, बी मैंने आपको बताया कि ड्राई क्लाइमेट है, सी वार्म टेम्परेट है, डी कोल्ड स्नो है, ई कोल्ड क्लाइमेट है, और एच मतलब हाईलैंड। एच का तो कोई मतलब ही नहीं है, एच मतलब तो हाईलैंड होता है। बात समझने की कोशिश करेंगे फिर से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट। एक बात ध्यान रखना, कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड में COLD, यहां पर ये जो डी है इससे आप समझ जाना कि डी की बात कर रहा है, इस वाले डी की। तो कैपिटल डी का मतलब कोल्ड, स्नो और फॉरेस्ट, यानी जंगल, यानी फॉरेस्ट यानी जंगल। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ए ट्रॉपिकल में आ जाएगा, बी ड्राई क्लाइमेट में आ जाएगा, सी वार्म टेम्परेट में आ जाएगा, सी वार्म टेम्परेट, डी फिर से मेरे साथ बोलेंगे कोल्ड, डी मतलब कोल्ड में डी आ रहा है तो कोल्ड, स्नो, स्नो मतलब स्नो यानी जो स्नो गिरती है, बर्फबारी होती है, और फॉरेस्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से मेरे साथ बोलेंगे। ए ट्रॉपिकल में हो गया, बी ड्राई क्लाइमेट में हो गया, सी वार्म टेम्परेट, डी क्या हो गया सर? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ए बी सी डी हम यहां पर पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो अंतिम ई बचता है, क्योंकि डी यहां पर कोल्ड है
तो मैं ई को लिख दूंगा कोल्ड क्लाइमेट, ई को मैं लिख दूंगा कोल्ड क्लाइमेट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक आई होप आप सभी को पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से, ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्परेट, डी क्या हो गया सर हमारे पास कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और ई क्या हो गया सर वही कोल्ड आएगा और क्लाइमेट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आओ। ट्रॉपिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? तकरीबन 18 डिग्री या फिर हाई टेम्परेचर। जो जनरली अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया वगैरह के जो आपको कंट्रीज दिखेंगे, ये सब किस में आते हैं सर? ये सब किस में आते हैं सर? ट्रॉपिकल में आते हैं। सब किस में आते हैं सर? ट्रॉपिकल में आते हैं। ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है सर? इवेपोराइजेशन होता है, यानी जो वाष्पीकरण होता है, जो पानी होता है वो सूख जाता है। सिंपल सी बात है, तभी तो ड्राई क्लाइमेट होगा। वार्म टेम्परेट में क्या होता है? क्लाइमेट ईयर इज देन -3 to 18 डिग्री, मतलब जो 18 से कम ही रहता है। मतलब ट्रॉपिकल ऐसा नहीं है कि गर्म, बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। एक तो कतई माइनस में जा रहा हूं। जैसे कोल्ड में बात करूंगा, कोल्ड क्लाइमेट में यहां पर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवरेज टेम्परेचर। बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होता है सर, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। वहीं मैं कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा, ये माइनस वाइनस में चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट लेटर ए सी डी ई इज ह्यूमिड, और जबकि जो बी है वो ड्राई है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। द क्लाइमेट ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू टाइम टाइप्स लाइक डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स बेस्ड ऑन सीजनेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन, मतलब बारिश के आधार पर, एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक। जरा मैं समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से स्मॉल लेटर्स में। एक है सर एफ, स्मॉल एफ। द सीजन ऑफ ड्राइनेस, ड्राइनेस को किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा? एफ, एम, सब स्मॉल में है सर, ये स्मॉल में है एम। यहां पर डब्ल्यू स्मॉल में है, और यहां पर मैं बात करूंगा एस। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, एफ का मतलब क्या है सर? कोरोस्पोंड टू नॉट टू ड्राई सीजन। एम मतलब हो गया मॉनसून क्लाइमेट। एम मतलब हो गया सर मॉनसून क्लाइमेट। यहां पर लिख दो मेरे साथ एक बार, या फिर नहीं भी लिखो ना तो आप याद रख लो। एम मतलब हो गया मॉनसून। डब्ल्यू मतलब हो गया सर विंटर। डब्ल्यू से तो एक ही दिमाग में आता है सर, विंटर। विंटर हो गया विंटर ड्राई सीजन। जब मैं ड्राइनेस की बात करूंगा तो ड्राई सीजन लिखा दूंगा आगे। एस मतलब क्या हो गया सर? एस मतलब समर। इजी है या नहीं है? समर ड्राई सीजन, समर ड्राई सीजन। The small letters A, B, C, D refers to the degree of severity of temperature. Degree of severity, degree of severity of temperature. यहां पर यह बात ध्यान रखना कि जो स्मॉल जो लेटर्स है वो क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं? वो डिफाइन करना चाह रहे हैं सर डिग्री ऑफ सिविरिटी ऑफ टेम्परेचर। यहां तक बात क्लियर हुई। The B-dried climates are subdivided using the capital letters S for steppe और semi-arid and W for desert। यानी जो W का जो मैं बोलूंगा कैपिटल W, वो डेजर्ट के लिए आएगा, डेजर्ट। और जो S लिखूंगा मैं, जो कैपिटल S लिखूंगा, वो स्टीपी या सेमी एरिड रीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए को मैंने आपको बताया कि ए वाला जो एरिया है, यानी फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब मैं बात करूं, देखो मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैं ए सी डी ई जो है वो ह्यूमिड एरिया है, वो ह्यूमिड क्लाइमेट है, जबकि जो बी क्या है? ड्राई क्लाइमेट है। तो ए के आगे जब मैं लिखूंगा तो ए ट्रॉपिकल, मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैंने ए बताया ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, सी वार्म टर्मिनेट, सी वार्म टर्मिनेट ही था आई थिंक, सी वार्म टेम्परेट, सॉरी टेम्परेट। डी यहां पर हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने ई बताया कोल्ड क्लाइमेट। तो यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं ए की, तो मैंने ए के आगे लिखा ट्रॉपिकल, और चूंकि ये ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ह्यूमिड क्लाइमेट मैंने यहां पे लिख चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। इसके टाइप कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल वेट, यानी जो गीला होता है, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इसके जो लेटर्स कोड है वो है, ट्रॉपिकल को मैं लिखूंगा ए से, ट्रॉपिकल को फिर से मैं लिखूंगा ए से, ट्रॉपिकल को फिर से मैंने लिखा ए से।
जरा आप बात समझने की कोशिश करेंगे। एफ का जो मतलब मैंने लिखा स्मॉल एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर डब्ल्यू वेट, एम का मतलब क्या हो गया मॉनसून, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया वेट एंड ड्राई। करेक्ट, यहां पे लेटर समझ में आ रहे हैं, लेटर कोड समझ में आया क्या? यहां पर लेटर कोड समझ में आया। फिर से मैंने ए का मतलब आप लोगों को क्या पढ़ाया ट्रॉपिकल, ए का मतलब ट्रॉपिकल, बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट, सी का मतलब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था सर कि सी वार्म टेम्परेट, डी मैंने पढ़ाया आपको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, डी का मतलब क्या पढ़ा है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और ई का मतलब क्या पढ़ा है कोल्ड क्लाइमेट। नाउ ए ट्रॉपिकल तो मैं लिख दूंगा चूंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ए सी जो डी और ई है ये चार टाइप के जो मेजर क्लाइमेट हैं ये ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ये ह्यूमिड क्लाइमेट भी, अब ए जो है वो तीन टाइप का हो गया सर यहाँ पर ट्रॉपिकल 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 तो सब में लगेगा, पर पहले में लगाया मैंने वेट, दूसरे में लगाया मॉनसून, और तीसरे में लगाया वेट एंड ड्राई। यहाँ पे मॉनसून को मैं ए, तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल का मतलब मैंने लिखा ए, मॉनसून का मतलब लिख दिया मैंने स्मॉल एम, ट्रॉपिकल का मतलब लिखा मैंने ए, वेट एंड ड्राई का लिख दिया डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जरा यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, और वेट का मतलब हो गया एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो ट्रॉपिकल वेट होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि सर इसमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, क्योंकि गीला होगा तो ड्राई सीजन कैसे होगा। मॉनसून के बारे में बात करूंगा तो मॉनसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन, कभी कभी सूख भी सकता है, डिपेंड करता है मॉनसून अच्छा है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई के बारे में बात करूंगा तो विंटर ड्राई सीजन की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट चूंकि सब ट्रॉपिकल आता है तो सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। स्टीप डेजर्ट स्टीप, सब ट्रॉपिकल स्टीप, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल स्टीप। वही BSH BSK BWH BWK, ये सारी चीजें आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे। यहां तक बात क्लियर। सी मतलब होता है वार्म टेम्परेट जो कि मिडल लेटीट्यूड में आता है, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मेडिटेरियन मेरियन वेस्ट और कोस्ट जो कि हैं, इनके कोड सब देख लेंगे। ह्यूमिड यहाँ पर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का क्या कोड है सर, ह्यूमिड का मतलब हो गया सर सी, तब सब ट्रॉपिकल का हो गया ए, यहाँ पे वार्म टेम्परेट वगैरह का, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार आप फिर से देख लेंगे। यहाँ पर डी का जो है वो सर क्या हो जाएंगे, डी डी तो आएगा ही सही, और एफ स्मॉल एफ जो कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें आप लोग देख लेंगे एक बार फिर से। ठीक है दोस्तों, सो एक बार फिर मैं एक बार ये देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, एक तो मैं करता ही जाऊँ मेहनत। ओके, सो वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या बात करूंगा, मैंने आप लोगों को सी बता दिया, मैंने आप लोगों को डी बता दिया, जरा आगे बढ़ेंगे। ई मतलब होता है वही, ई तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी आना है। एच मतलब हाईलैंड होता है, हाईलैंड, और एच मतलब हाईलैंड विद स्नो कव, स्नो कोव, स्नो कोव मतलब जो होता है कि मतलब वहां पर स्नो हो रही है वगैरह वगैरह, जो कि हाईलैंड पर होता है। ई यानी कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा जो है वो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, टुंड्रा जो वन क्षेत्र है या टुंड्रा जो फॉरेस्ट है। पोलर आइस केप, पोलर आइस केप को मैंने एफ से शो किया है, और टुंड्रा को मैंने टी से शो किया है, नॉट ट्रू। और पेरिनियल आइस होती है। जरा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स क्या होते हैं सर, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें एरिया में जो होगा वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स होंगे। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भी मैंने आप लोगों को 3 और 4 क्लाइमेट पढ़ाए हैं, जिसमें से एक मैंने पढ़ाया ट्रॉपिकल को मैंने बोलूंगा ए एम मॉनसून वाला, ए विंटर एंड ड्राई वाला, ए वेट वाला जो कि जिसको मैंने डिनोट किया था ए एफ से। यहां तक यदि मैंने 3 आप लोगों को बताए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहां पर बात समझने की कोशिश करेंगे। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ मेक द क्लाइमेट नॉट एंड ह्यूमिड। चलिए, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो, जो टेम्परेचर का जो एवरेज जो होता है टेम्परेचर, जो मैं बात करूंगा एनुअल रीजन की, वो बहुत कम होता है।
एंड एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि टेम्परेचर लो होता है और बारिश बहुत ज्यादा हाई होती है। एनुअल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एनुअल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं। द ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, नेमली कौन कौन से 3 टाइप्स कौन कौन से नेमली हैं, यहां पर देखेंगे एक बार। AF मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को AM बताया, मैंने आप लोगों को AW बताया। AF मतलब यहां पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट हो गया, M मतलब मॉनसून हो गया, वेट एंड ड्राई हो गया। चलिए अब AF के बारे में बात कर लेता हूं कि AF क्या होता है सर। बस यही है सर, मैंने आप लोगों को A पढ़ाया, ट्रॉपिकल पढ़ाया, ट्रॉपिकल के चारों पॉइंट जानेंगे, उसके बाद अपन फिर आगे फर्दर बाय फर्दर अपन बढ़ते रहेंगे। जरा एक बार देख लेते हैं अपन का कितना सिलेबस बाकी है। चूंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम कंजर्व होने वाला है, बात इतनी है कि इतना आसान नहीं है चीज़ें क्लियर करना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ज़रा देखते हैं एक बार कितने पॉइंट्स कितनी स्लाइड्स हैं बाकी हैं हमारी, और हम लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि हम लोगों को अभी मुझे लगता है कि बहुत सारा पढ़ना है, तो ज़्यादा टाइम एक्सपेंडिचर टाइम लगने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सो व्हाई इट्स गोइंग ट्रॉपिकल एंड वेट क्लाइमेट के बारे में मैं बात करूंगा। जरा एक सेकंड के लिए मीटिंग हमारी है। ट्रॉपिकल और वेट क्लाइमेट के बारे में मैं बात करूंगा, जिसे मैं AF से डिनोट करूंगा। जरा बात समझने की कोशिश करेंगे। ए जो F से मैंने डिनोट किया, यहां पर मुझे एक बात यहां पर यह समझ में आ रही है कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर द इक्वेटर। ऑब्वियसली बात है सर, इक्वेटर के बारे में बात करूंगा कि जैसे ये जो इक्वेटर होता है यहाँ के जो नियर है, वो मुझे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। द मेजर एरियाज आर द अमेजोन बेसिन इन साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका। अमेजोन जो बेसिन है वो साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका यहाँ कहीं है, जो साउथ अमेरिका यहाँ कहीं है, मतलब इधर कहीं निकल गया, वो मैप में नहीं है। साउथ अमेरिका के अंदर जो ब्राजील है, वहां पर क्या अमेजोन रिवर फ्लो होती है, वहां पर क्या अमेजोन, मतलब मैं बारे में बात करूं, नील नदी के बाद अमेजोन रिवर दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी है। बात समझ में आ रही है। सो बेसिन, जो द मेजर एरियाज ऑफ द अमेजोन बेसिन इज साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न इक्वेटर अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज मतलब जो कैरिबियन कंट्रीज हैं। Significant amount of the rainfall occurs in every month of the year and the thunder showers in the afternoon। यानी जो थंडर शावर्स होते हैं वो आफ्टरनून में आते हैं सर। और जितने भी जो मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल का सर ऐसा भी नहीं है कि रेनफॉल बहुत कम होती है, बहुत पर्याप्त मात्रा में वहां पर रेनफॉल होती है। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई एंड द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, नहीं सर, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। वेट क्लाइमेट का मतलब इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं होता है। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई, बिल्कुल सर, एंड द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। Okay, so the maximum temperature of any day is around 30 डिग्री सेंटीग्रेड while the minimum temperature is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यदि मैं वेट जो एरिया, एक बार बताऊं, यदि मैं ब्राजील के बारे में बात करता हूं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं ब्राजील के बारे में बात करता हूं, तो आपको क्या लगता है, हेलो, तो आपको क्या लगता है कि जो ब्राजील में जो लोग होंगे वो गोरे होंगे? नहीं सर, वो क्योंकि वो, मैं यहाँ पर भेदभाव नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को हर बार बताया कि वो गोरे क्यों नहीं होते हैं। उसका एक मेजर जो रीजन है वो है उसका ट्रॉपिकल, वो सिचुएशन ही ऐसी है सर, वो क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में आता है जहां सूरज की किरणें सीधी गिरती है। सूरज की किरणें सीधी गिरी तो टेम्परेचर कम होने का तो चांसेस ही नहीं है सर। मिनिमम टेम्परेचर देखो ना आप, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी, डेंस कैनोपी समझ रहे हो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर ए लार्जर बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दीज क्लाइमेट। मतलब इन क्लाइमेट्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तभी तो आप कभी देखेंगे, भारत चूंकि इस एरिया में आता है, तभी तो सर भारत में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में चले जाओ आप, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राजील के जो अमेजोन के जंगल है ना सर, वो पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन तो वो दे देते हैं। पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगलों से आती है। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जितने ज्यादा हम पौधे लगाएंगे
उतने ही ज्यादा फायदा हमारे देश को, हमारे विश्व को होने वाला है, हमें होने वाला है। कहते हैं कि स्वार्थी बनना चाहिए, मुझे लगता है कि इस जगह स्वार्थी जरूर बनना चाहिए। और जगह आप बनो मत बनो, आपका पर्सनल लाइफ है। मैं चाहूंगा कि इस जगह एक बार आप स्वार्थी बन के दिखाएं और वो करके दिखाएं जो आप चाहते हैं, और इससे क्या है ना, खुशी और मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा, जिसे मैं एम से डिनोट करूंगा। ए मतलब ट्रॉपिकल, एम मतलब मॉनसून। यहां पर बात समझ में आ रही है, तो एम से डिनोट कर दूंगा। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट इज फाउंड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। नॉर्दर्न ईस्टर्न का जो पार्ट है, मतलब नॉर्दर्न यानी जो पूर्वी है, उत्तरी जो पूर्वी भाग है, जैसे जो आसाम वगैरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो होता ही है। उसके अलावा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हैवी रेनफॉल होती है बिल्कुल। क्योंकि सर आप आसाम वगैरह में चले जाओ, एक बार आप आसाम वगैरह में चले जाओ, क्या वहां पर भारी बारिश आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। मानेसरम ऐसी जगह है जहां पे 1180 सेंटीमीटर बारिश होती है सर। वहीं पर राजस्थान के बारे में बात करोगे तो 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो हैवी रेनफॉल ऑक्योर्स मोस्टली इन समर, विंटर इज ड्राई, बिल्कुल विंटर सूखी होती है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट को मैंने आप लोगों को बता चुका। ट्रॉपिकल का मतलब ए हो गया, और ड्राई क्लाइमेट को मतलब मैंने आप लोगों को डब्ल्यू से बताया। ट्रॉपिकल एंड ड्राई क्लाइमेट ऑक्योर्स नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ एएफ टाइप क्लाइमेट रीजन। एएफ टाइप मतलब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले जो एरिया है, जो ट्रॉपिकल वेट वाला जो एरिया है, उनका सर कौन सा वाला? नॉर्दर्न एंड साउथ पार्ट ऑफ द दिस वन। इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड सीएफ और सीडब्ल्यू इज द ईस्टर्न पार्ट। मतलब वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया सर इसका? सीएफ एंड सीडब्ल्यू इज द ईस्टर्न पार्ट। Extensive AW climate is found to the north and the south of the Amazon forest and Brazil. Just give me a second. Okay. Now, so the extensive AW climate is found to the north of the south of the Amazon forest in Brazil. मैं फिर से बता रहा हूँ, अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पर है सर? ब्राजील में है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, विश्व का 20% ऑक्सीजन अमेजोन अकेले जंगल दे देते हैं। एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड टू बी नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट ब्राजील एंड एडजॉइंग पार्ट ऑफ द बोलीविया एंड पैराग्वे। ये कहाँ पर है सर? ये भी साउथ अमेरिका में ही है। इज साउथ अमेरिका, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, साउथ अमेरिका में भी है। बोलीविया और पराग्वे कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। सूडान इन द साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सूडान कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। वो सॉरी, अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के अंदर एक देश है। साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ नहीं है। साउथ अफ्रीका अपने आप में एक अलग देश है। अफ्रीका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सूडान एक देश है। द एनुअल रेनफॉल इन द क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस देन द एएफ। मतलब जितनी बारिश अपने वेट वाले रीजन में हो रही थी, मॉनसून रीजन में उतनी नहीं होती है। मतलब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट वाला जो एरिया है, जो मैं ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में बात करूंगा कि जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, वहां पर जितनी बारिश होती है उतनी बारिश एएम में नहीं होती है। एएम क्लाइमेट टाइप्स एंड वेरिएबल ऑल्सो। द वेट सीजन इज शॉर्टर एंड द ड्राई सीजन is longer with the drought being more served. Now next point पे आओ। Temperature is high throughout the year. Throughout the year टेम्परेचर हाई क्यों होगा सर? टेम्परेचर हाई इस वजह से होगा क्योंकि सर एक बात बताओ, जहां पर बारिश हो रही थी, वहां पे भी टेम्परेचर आपको 20 से 30 डिग्री देखने को मिल रहा था, जो कि 20 मिनिमम और 30 मैक्सिमम था। तो आपको क्या लगता है यहां पर टेम्परेचर कम होगा? यहां पर तो बारिश भी नहीं हो रही है सर। deciduous forest and three shredded grassland occur in this climate. यहां पर बात समझ में आया। ड्राई क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा, जो कि बिल्कुल ही सूखा है। ड्राई क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब जब अब मैं ड्राई क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा, कहीं भी पौधे सूखने का एक मेजर रीजन क्या होता है कि सर उनको पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला क्योंकि सर वहां पर क्लाइमेट ही ऐसा है कि ड्राई किस्म का क्लाइमेट है। दिस क्लाइमेट कर्व ए वेरी लार्ज एरियाज ऑफ प्लांट एक्सीडिंग ओवर ए लार्ज लेटीट्यूड। लार्ज लेटीट्यूड कितना है सर? 50 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर।
एट लो लेटीट्यूड फ्रॉम 50 to 30 डिग्री। एट लो लेटीट्यूड 50 to 30 डिग्री के बारे में बात करूंगा। दे अक्योर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई वेल, वे सब मतलब जो सब्सिडेंस होते हैं और जो इन्वर्जन होता है टेम्परेचर का वो रेनफॉल प्रोड्यूस नहीं करता है। ओ द वेस्टर्न मार्जिन मतलब क्या होता है, मतलब जैसे वर्ड का ये जो वेस्टर्न मार्जिन वाला जो एरिया है, एंड द कोल्ड करंट पर्टिकुलरली ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर आपको जनरली, तभी तो आपको पता होगा कि चिली में जो है अटाकामा डेजर्ट वो विश्व का सबसे शुष्कतम डेजर्ट है। एक और जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, तारकला ऐसे ताताकुरीन ऐसा कुछ करके नाम है, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। दे एक्सटेंड मोर अर्थ मतलब इक्वेटर वर्ड्स एंड occur on the coastline। इन मिडल लेटीट्यूड के बारे में बात करूंगा, फॉर 35 से 60 डिग्री के बारे में बात करूं, नॉर्थ इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ओके, सो ड्राई क्लाइमेट्स मैं क्या बताने वाला हूं कि ड्राई क्लाइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्टीप। ड्राई क्लाइमेट्स को मैं अब डिवाइड करूंगा स्टीप्स और सेमी एरिड क्लाइमेट्स के बीच में। सेमी एरिड क्लाइमेट्स को मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मैं बोलूंगा बी और एस। एस मतलब होता है सेमी एरिड क्लाइमेट। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीप और सेमी, लेकिन ड्राई क्लाइमेट्स का मतलब क्या हो गया, बी हो गया। ड्राई क्लाइमेट को मैं बी से डिनोट करूंगा, और एस मतलब सेमी। जरा यहां पर देखो, जरा एक बार देखो, आप लोगों को नहीं यकीन तो जरा इसको देखिए एक बार, कहां पर गया वो, वेयर इट इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने आप लोगों को बताया भी, आप लोग कैसे मना कर सकते हैं। मैं भी एक बार आप देखना, मुझे अभी कई जस्ट बताया था कि एस मतलब सेमी एरिड से मैं डिनोट करूंगा। ओके, जस्ट आई विल गो बिफोर, I don't know where it is, but maybe I would tell you. I sure 100%. I don't know where it is, but S is denote with the semi-arid जो कि मैंने आप लोगों को बताया. And the further step is that कि occur is the climate at the, maybe I'm not pretty sure that where it is, but it may be okay. तो सेमी एरिड को मैं क्या बोलूंगा, एस से डिनोट करूंगा, और बी मतलब क्या हो गया, ड्राई क्लाइमेट। यहां पर बात समझ में आ रही है। डेजर्ट को क्या बोलूंगा मैं, बी, और डेजर्ट क्लाइमेट को क्या बोलूंगा, सिर्फ डब्ल्यू से मैंने आप लोगों को बताया था। ड्राई क्लाइमेट में जो डेजर्ट क्लाइमेट होगा उसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करूंगा। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड, उनको आगे और डिवाइड करूंगा मैं सब ट्रॉपिकल स्टीप में। सब ट्रॉपिकल स्टीप को मैंने क्या बोला था, स्मॉल एच। एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को क्या बोला था, डब्ल्यू एच। यहां पर बात समझ में आई। सो मतलब सब ट्रॉपिकल स्टीप को स्मॉल एस एच, ये एस एच से, और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को मैं डब्ल्यू एच से। एट द लेटीट्यूड, कितने लेटीट्यूड पर है सर, 15 to 35 डिग्री। 15 to 35 डिग्री। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीजों में फर्क होता है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। लेटीट्यूड जो होता है वो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये अर्थ है, और ये जो ये जितनी भी ये है ना, ये लेटीट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। यहां पर बात समझ में आई, ठीक है। एंड मिड लेटीट्यूड स्टीप को क्या बोलूंगा, बी एस के। एंड मिड लेटीट्यूड डेजर्ट, बी डब्ल्यू के। चार चीजें मेरे को आप लोगों को क्लियर करवानी है। मैं चार चीजें क्या क्लियर करवाने वाला हूं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं ड्राई क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा हूं। ड्राई क्लाइमेट में यदि मैं सेमी एरिड क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा तो मैं लिखूंगा उसको बी एस। यदि मैं डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा तो उसे लिखूंगा मैं बी डब्ल्यू। अब इनको मैं आगे फर्दर फिर सब डिवाइड कर रहा हूं। इनको मैं आगे क्या लिख रहा हूं कि बी एस स्मॉल एच, जो कि हो गया सब ट्रॉपिकल स्टीप। बी डब्ल्यू स्मॉल एच, जिसको मैं लिखूंगा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, और जो कि मिड लेटीट्यूड स्टीप होगा बी एस के। एंड मिड लेटीट्यूड डेजर्ट बी डब्ल्यू के एट लेटीट्यूड बिटवीन 35 to 60 डिग्री। नेक्स्ट गो फर्दर। प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली है और सॉल्यूशंस क्या क्या है, ये मैं आपको हर वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है और क्या क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशन है, वो सारी बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टीप को मैं बारे में बात करूंगा कि सब ट्रॉपिकल स्टीप को हम लिखेंगे बी एस एच। बी मतलब हो गया ड्राई क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल स्टीप का मतलब हो गया स्मॉल एस एच। एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को मैंने अभी डब्ल्यू एच से बताया आप लोग, इसका मतलब क्या होता है जरा समझने की कोशिश करेंगे।
सब ट्रॉपिकल स्टीप जो कि BSH है एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो कि BWH हैव कॉमन प्रिसिपिटेशन, मतलब उनमें समान मात्रा में बारिश होती है, एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनका तापमान भी लगभग समान होता है। लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जरा फिर से ध्यान देंगे। मैंने आप लोगों को ट्रांजिशन जोन क्लास में बताया हुआ है, जब मैंने आप लोगों को क्लाइमेट पढ़ाया था, एक बार देखेंगे। ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, जो ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट के बीच में ट्रांजिशन जोन होगा वो वहां पर लोकेटेड होते हैं ये दोनों प्रकार के क्लाइमेट। ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टीप रिसीव साइटली मोर रेनफॉल देन द डेजर्ट। ऑब्वियसली बात है, सब ट्रॉपिकल स्टीप में थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है। एडिक्वेट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्श ग्रासलैंड, मतलब जो ग्रासलैंड है उनकी ग्रोथ के लिए थोड़े से ठीक ठाक हो जाता है काम। यहां पर बात समझ में आई? चलिए, is highly variable. The rainfall in both the climate is highly variable. रेनफॉल सर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई फिक्स होती है, वेरिएबल होती है कि कभी भी कुछ भी चेंज हो सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, अनुमान से ज़्यादा हो जाए, इतना भी ज़्यादा नहीं। द वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल अफेक्ट द लाइफ ऑफ स्टीप मच मोर देन द डेजर्ट, मोर ऑफन कॉजिंग फेमीन। एक बार बताऊं आप लोगों को, क्योंकि डेजर्ट में इस वजह से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर डेजर्ट में कुछ नहीं होने वाला। यदि मैं सेमी एरिड रीजन में यदि बारिश होती है तो जो ग्रासलैंड है उनकी हेल्पफुल के लिए, जो ग्रासलैंड के जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। और जितनी ज़्यादा ग्रासलैंड की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होगी उतनी ज़्यादा क्या जो वहाँ पर रहने वाले जो स्पीसीज हैं या फिर जितने भी मैं एनिमल्स वगैरह बोल दूँ उनके क्या खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल सर। रेन occurs in short intense thunder showers in desert and it effective in building soil moisture। चलो आगे बढ़ेंगे। फॉग इज कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट के अंदर फॉग कॉमन है। बॉर्डरिंग कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड करंट्स। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द समर इज वेरी हाई, द हाइएस्ट टेम्परेचर इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड। 58 डिग्री सेंटीग्रेड सर बहुत ज्यादा तापमान होता है। वाज रिकॉर्डेड एट अल अजिया लीबिया। तो क्या सबसे गर्म पैलेस मैं बोल दूं, विश्व का कोई पूछ ले तो क्या मैं लीबिया में अल अजिया बोल दूंगा। कितना डिग्री टेम्परेचर? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। कब हुआ था सर ये टेम्परेचर? 13 सितंबर 1922 को। 13 सितंबर 1922 के बारे में बात करूंगा, 1922 के बारे में बात करूंगा। The annual and the diurnal ranges of temperature are also high. वार्म टेम्परेट जो रीजन है, वार्म टेम्परेट के बारे में बात करूंगा। वार्म टेम्परेट सर, वार्म टेम्परेट कौन से रीजन हो गए? वार्म टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बताया सी होता है, सी होता है। अब सी आप किसी भी तरीके से याद रखिए कि इसका दिमाग गर्म है। अबे इसका दिमाग गर्म है, इसका दिमाग गर्म है, गर्म दिमाग वाला है, वार्म क्लाइमेट। तो आप उसको कुछ बोलते होंगे ना यार, आप उसको कुछ बोलते होंगे, आप उसको कुछ बोलते होंगे। वार्म टेम्परेट मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट एक्सटेंड्स फ्रॉम 30 टू 50 डिग्री। 30 टू 50 डिग्री का जो एरिया है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहां पर सर ये वार्म क्लाइमेट को मैं बताना चाहूंगा। लेटीट्यूड की बात कर रहा है यहां पर, लॉन्गिट्यूड नहीं बोल रहा, लेटीट्यूड बोल रहा है। मेनली ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। जैसे कोई कॉन्टिनेंट है, जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का या तो ईस्टर्न या वेस्टर्न, मिडल में नहीं होगा। दीज क्लाइमेट जनरली हैव वार्म समर विद माइल्ड विंटर्स। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जरा। स्प्रिंग के बारे में बात करूंगा। स्प्रिंग मतलब होता है सर थोड़ा सा ऐसा बढ़िया मौसम हो रहा है, सुहाना, समर यानी गर्मी, बढ़िया स्विमिंग पूल में बाथ टब में पड़ा है। एंड यहाँ पे ऑटमन वाला जो सीजन होता है बारिश वाला, और फिर इसके बाद विंटर्स में थोड़ा सा है, मजा आ गए। दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स। एक तो होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ मैं वार्म टेम्परेट के बारे में बात कर रहा हूँ। वार्म टेम्परेट में सर पहला आएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जिसको मैं बोलूंगा ड्राई इन विंटर, हॉट इन समर, जिसे मैं CWA से लिखूंगा, सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल है, सब ट्रॉपिकल। फिर आएगा मेडिटेरियन, मेडिटेरियन का जो लिखूंगा मैं एस से, स्मॉल एस से। एक आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, इडेस्ट, इडेस्ट मतलब दैट इज नो ड्राई सीजन एंड माइल्ड विंटर, CFA। एंड फिर मैं एक लिखूंगा लास्ट में मरीन वेस्ट कोस्टल
क्लाइमेट, क्लाइमेट जिसको मैं लिखूंगा CFB से। अब इन चारों के बारे में मैं पढ़ूंगा एक एक करके। CWA के बारे में, जिसको मैं बोलूंगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। के मतलब क्या हो गया, सी मतलब क्या हो गया, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, यहां पर बात समझ में आ गई। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहां पर बात समझ में आई। चलिए, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट occurs पोलवार्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। सर पोलवार्ड, पोलवार्ड मतलब पोल की दिशा में जाता है सर, कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां से मैं बात बताऊं, यहां से मैं बात बताऊं, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, जो कि पोलवार्ड जाता है। मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन द क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट। यहां पर ए मतलब क्या हो गया सर, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स। तो मतलब क्या ऐसा कह सकता हूं कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होगा वो सर साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन एंड द क्लाइमेट इन द सिमिलर टू द AW क्लाइमेट। इज इट क्लियर, यहां पर बात समझ में आ रही है, वीडियो को समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करो। PDF वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले हुए हैं, वहां पर मिल जाएंगे। द क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट एक्सेप्ट द टेम्परेचर इज विंटर इज वार्म, एक्सेप्ट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म, गर्मी सर्दी में थोड़ा सा तापमान गर्म होता है। स्टेप 1 प्रोसेस, हम सिलेक्शन लेने के लिए पहले हम क्लास लेंगे, आंख बंद करके, आईज क्लोज करके टीचर पे भरोसा करेंगे, फिर हम उसको रीड करेंगे एंड रिवीजन करेंगे, और फिर उसके साथ फिर अपन Q&A बनाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है। मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट मेडिटेरियन क्लाइमेट्स ओक्योर अराउंड द मेडिटेरियन सी। जिस तरीके से नाम है यहाँ पर मेडिटेरियन जो है, वहां पर मेडिटेरियन से ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो मेडिटेरियन सी के बारे में बात कर रहा है। मेडिटेरियन सी किसे कहते हैं, भूमध्य सागर को। अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड बिटवीन 30 to 40 डिग्री लेटीट्यूड, जो कि कहां पर है, सेंट्रल कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहां पर मिलेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। सेंट्रल चिली, चिली आपको कहां पर मिलेगा, नीचे साउथ अमेरिका में मिलेगा। अलोंग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न का मतलब क्या हो गया सर, दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न, यदि जैसे मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया का ये जो साउथ ईस्टर्न वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है उसका साउथ जो है वेस्टर्न, ये वाला एरिया। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ रही है। मैं इंडिया का एग्जांपल देके समझाया था, मतलब ये जनरली इसकी बात नहीं कर रहा है, ये सेंट्रल चिली के बारे में बात कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा है, ये इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया था। These areas come under the influence of subtropical high in summer and westerly wind in winter. Hence, the climate is characterized by hot, dry summer and mild, rainy winter. Monthly average temperature is summer is around कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाता है मेडिटेरियन पे, लगभग 25 डिग्री, एंड इन विंटर 10 से कम चला जाता है। द एनुअल जो बारिश होती है लगभग वो 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के बारे में बात करूंगा, जिसे मैं CFA लिखूंगा, CFA ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CFA ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न यानी पूर्वी भाग, इन सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड के अंदर जितने भी देश आते हैं सबके पश्चिमी भाग में, सॉरी पूर्वी भाग में यह क्लाइमेट पाया जाता है। In this region, the air masses are generally unstable. In this region, the air masses are generally unstable and the cause rainfall throughout the year. मतलब इस वजह से बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। The occur in ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में ये मिलेगा ऑफ अमेरिका। सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, सदर्न यानी दक्षिणी, ईस्टर्न यानी पूर्वी चाइना, चाइना के अंदर देखेंगे मेरा जापान का सदर्न पार्ट, जो कि चाइना के जस्ट राइट हैंड साइड में एक छोटा सा, यदि मैं बात करूंगा, मैं जनरली मैं आप लोगों को ईस्टर्न साइड के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो चाइना के ईस्टर्न साइड में छोटा सा कंट्री है जापान, भले ही लेकिन दम बहुत ज्यादा है सर, जापान, जापान से पंगा लेना भारी काम है। नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, कोस्टल साउथ अफ्रीका, कोस्टल साउथ अफ्रीका एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। द एनुअल एवरेज ऑफ प्रिसिपिटेशन
कितने से कितने होती है, 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। थंडर स्ट्रॉम इन समर, गर्मी में थंडर स्ट्रॉम भी आते हैं। एंड फ्रंटल प्रिसिपिटेशन इन विंटर आर कॉमन, और बारिश सर्दी में भी बारिश होना कॉमन बात है। मंथली टेम्परेचर गर्मी में कितना 27 डिग्री के अराउंड होता है, और सर्दी का टेम्परेचर इसमें 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अब है मरीन वेस्ट कोस्ट। मरीन वेस्ट कोस्ट का मतलब ये यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि सर बारिश और भी ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। जनरली प्रिसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली 50 से 250 सेंटीमीटर होती है, और इसका टेम्परेचर गर्मी में 15 से 20 और सर्दी में 4 से 10 डिग्री और भी कम हो गया। द एनुअल एंड द डेयरी रेंजेस ऑफ द टेम्परेचर आर स्मॉल, कम होती है। ड्यू टू मरीन इन्फ्लुएंस, मतलब मरीन मतलब जो हो गया समुद्र वगैरह, द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड द विंटर इज द वार्मर देन फॉर द latitudes, right? So marine west coast climate is located poleward from the Mediterranean climate, मतलब जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है उसके पोलवार्ड मतलब उसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में, उसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। द मेन एरियाज आर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का जो पूर्वी भाग है, पश्चिम जो कि उत्तर पूर्वी भाग है, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट वाला भाग मतलब जो पश्चिमी भाग है, मतलब जो अलास्का के साइड वाला भाग है, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न चिली, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जरा आगे बढ़ेंगे, लास्ट और फाइनल जो कि हमारे पास डी है, इसके बाद ई है, और फिर मेरे पास एच जो कि है वो हाईलैंड है। अब डी में जितने भी आएंगे, जैसे मान लो मेरे पास डी में दो आए हैं, एक तो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर और कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, डी डब्ल्यू, ये दो आए हैं, दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे, फिर उसके बाद में ई पे आऊंगा। ई का मतलब क्या है सर, कोल्ड क्लाइमेट, ई का मतलब ही यही है सर, कोल्ड क्लाइमेट, और जहां पे डी का मतलब क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। बात समझ भाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट क्या होते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इट्स टाइम टू बी ब्रेक, मैंने ब्रेक लिया था फॉर एन डिनर। अकेला ही रहता हूँ सर, रूम पे अकेले ही रहते हैं, तो अकेले ही खाते हैं, अकेले ही पूरा फ्लैट है, और थोड़ा सा चेंजेस किए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, और एक बार फिर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ मैं इसको डिनोट करता हूँ डी से, चूंकि डी से मैं डिनोट करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। इज इट क्लियर? Now, cold snow forest climate occur in the large continental area in the northern hemisphere. Like, if I'm talking about ये, तो इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इक्वेटर से नीचे वाला जो अर्थ का जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर, और ऊपर वाला जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि कोल्ड स्नो फॉरेस्ट climate occur in the large continental area in the northern hemisphere, मतलब अर्थ के इक्वेटर से जो अपर का एरिया है, इधर जो आपको ज्यादातर जो एरिया मिलेगा, जो क्लाइमेट मिलेगा, वो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट मिलने वाला है मेरे दोस्तों। नाउ जो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूंगा, 40 टू 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन यूरोप, 40 टू तकरीबन 70 डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ लेटीट्यूड हो जाएगा, north latitudes in यूरोप और अमेरिका और एशिया के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनको मैंने अब आगे टू टाइप से डिवाइड किया। कौन कौन से? पहला है सर डी, तो यहाँ पे डी तो ऐसे का ऐसा डी आने वाला है, और एक आने वाला है सर एफ, और एक आने वाला है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जिसका मतलब होता है सर वेट विंटर, जो ड्राई विंटर वाला होता है ना, उसका मतलब। तो डी डब्ल्यू का मतलब हो गया सर कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, और डी एफ का मतलब क्या हो गया सर, कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर। एफ का मतलब क्या है, ह्यूमिड विंटर। और यहाँ पर सर, यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब हो गया सर, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर हो गया ड्राई विंटर, सॉरी ड्राई विंटर। या ये बात क्लियर हो रही है क्या, यहाँ पर ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो द सिविरिटी ऑफ विंटर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन हायर लेटीट्यूड। जितने ज्यादा हायर लेटीट्यूड्स होंगे वहां पर वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगी। कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स और कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, हम अब इन दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स, poleward of marine west coast climate are mid latitude steppe. The winters are cold and snowy. मतलब जब अपन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से मैं बारे में बात कर रहा हूँ 60 to 90 डिग्री, मतलब एटलीस्ट 60 डिग्री से मैं 90 पर चला गया, मतलब यहां पर पोल आ चुका है, मुझे पता है यहां पर पोल आ चुका है। नाउ जब मैं उधर की तरफ जाऊंगा तो क्या यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होता जाएगा? सो द विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोवी। द फॉरेस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर लार्ज। जो टेम्परेचर का एनुअल जो रेंज होता है वो बहुत लार्ज होता है। और द वेदर चेंजेस आर अब्रप्ट एंड शॉर्ट, और जो वेदर चेंज होगा वो अब्रप्ट होगा और छोटा सा होगा। पोलवार द विंटर्स आर मोर सिवियर। जरा आगे बढ़ेंगे। क्या असाइनमेंट में आप लोगों को देने वाला हूं कि जब मैं बात करूंगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप ए बी सी डी ई ये 5 याद रखें। उनमें से ए सी और ये ई, ये आपको क्या मिलेगा सर? ये आपको ह्यूमिड क्लाइमेट मिलने वाला है, ह्यूमिड क्लाइमेट। और जब मैं इसके अलावा जब मैं बात करूंगा यहां पर बी वाले की, तो बी वाला जो है ना, ये वाला, ये क्या मिलने वाला है सर? मेरे को ड्राई क्लाइमेट मिलने वाला है। यहां पर बात क्लियर है, ड्राई क्लाइमेट मिलने वाला है। चलिए फिर अब इसके आगे बाकी जितने भी चीजें होंगी, जैसे जो होगी ए एफ ए डब्ल्यू ए एम, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, इसके बारे में एक बार अपन जान लेते हैं। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स occur mainly over नॉर्दर्न एशिया। नॉर्दर्न एशिया का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न एशिया का मतलब क्या हो गया सर? कि जब मैं एशिया मैप के बारे में बात करूंगा, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न एशिया के अंदर आता है वो लगभग, मेरे को जहां तक आइडिया है, चाइना, मंगोलिया के बारे में बात करूंगा मैं, भारत के बारे में बात करूंगा, ये सब नॉर्दर्न ईस्टर्न, मतलब भारत तो फिर भी सदर्न पार्ट में आ जाता है, लेकिन नॉर्दर्न ईस्टर्न में ज्यादातर चाइना, मंगोलिया, जापान, ये कंट्रीज आती है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड winter anticyclones and its weakening in summer sets in monsoon like reversal of wind in the region। कुछ खास पॉइंट था नहीं, आगे मैं बारे में बात करूंगा। पोलवार्ड समर टेम्परेचर आज लोअर, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब आप पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो समर जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। एंड विंटर टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो, और भी बहुत विंटर टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। With many location experiencing below freezing point temperature of the over the 7 month in a year। मतलब पोल पर मैं बात करूं, एक साल के अंदर 7 महीने फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम तापमान वहां पर देखने को मिलता है। प्रिसिपिटेशन occurs इन समर, बारिश होती है बिल्कुल। द एनुअल प्रिसिपिटेशन इज लो फ्रॉम 12 to 15 सेंटीमीटर। पोलर क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा। पोलर क्लाइमेट एग्जिस्ट पोलवार्ड बियॉन्ड 70 डिग्री लेटीट्यूड्स। पोलर क्लाइमेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। अब कौन कौन से सर पोलर क्लाइमेट्स होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है टुंड्रा, टुंड्रा जो कि है बेसिकली जो पोल पर जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, दैट कॉल्स पोलर क्लाइमेट। और जिसके नाम जो मैं बता रहा हूं आपको, टुंड्रा है, दूसरा है आइस केप, जिसे मैं ई एफ करके मैं यहां पर प्रोनाउंशिएट करूंगा, ई एफ करके मैं उसे प्रोनाउंशिएट करूंगा। आई होप आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा। द टुंड्रा क्लाइमेट को क्या बोला मैंने? ईटी बोला ना। द टुंड्रा क्लाइमेट इज सो कोल्ड आफ्टर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस लाइक लो ग्रोइंग मोसोस, लिंचेस एंड फ्लोवरिंग प्लांट्स। लाइक जैसे फ्लोवरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूं, दिस इज द रीजन ऑफ permafrost where the subsoil is permanently frozen and the short growing season and water logging support only low growing plants। मतलब जो short growing season होता है एंड वाटर लॉगिंग जो सपोर्ट होता है,
वो जो जिन प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए उत्तरदायी होते हैं वो लो होते हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान द टुंड्रा रीजन्स हैवी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब टुंड्रा रीजन के बारे में मैं बात करूंगा तो वहां पर गर्मी के अंदर जो बताऊं, समर के अंदर मैं बात करूं, समर के अंदर क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कि दिन बड़े रातें छोटी होती हैं। वही केस यहां पर होता है, दिन बड़े और रात छोटी होती है। यहां पर बात क्लियर हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइस केप क्लाइमेट्स के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम क्या है सर, आइस केप क्लाइमेट, राइट। आइस केप क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, द आइस केप क्लाइमेट occurs ओवर इंटीरियर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। बेसिकली मैं आपको दो आइलैंड के नाम बताता हूं, एक आइलैंड है आइसलैंड, एक आइलैंड है ग्रीनलैंड। दो आइलैंड की खासियत ये है कि जो ग्रीनलैंड है, जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, जिस पर आधिपत्य डेनमार्क का है। मतलब जो डेनमार्क है, डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड है। नाम इसका ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कुछ भी नहीं है, पूरा आइस ही आइस है। ओनली आइस का काम है। आइसलैंड है, लेकिन यहाँ पर आइस का कोई काम नहीं है, ओनली ग्रीन ही ग्रीन है। ये जस्ट आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आइसलैंड अपने आप में बहुत बेहतरीन जगह है, जो कि यूरोप के अंदर है। मुझे लगता है कि आप सभी को एक बार घूमने जाना चाहिए। इवन इन समर द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इवन गर्मी तक में भी फ्रीजिंग पॉइंट से कम तापमान होता है सर, ग्रीनलैंड वगैरह पे और अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका पे तो आप जानते हैं वहां पे जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है, लोग बहुत कम रहते हैं, लगभग कोई जो वहां पे कोई साइंटिफिक खोज कर रहा होता है वही रहता है। दिस एरिया रिसीव वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन, मतलब बहुत कम बारिश होती है, सभी जानते हैं। The snow and ice get accumulated and the mounting pressures cause the deformation of the ice sheets and they break. Right. Now the next point is they move as ice glacier, icebergs that float in the Arctic and Antarctic water. मतलब ऐसा होता है ना, जब पानी बर्फ टूट जाता है तो जो बर्फ की जो सिल्ली होती है, जिसको अपन एक आइसबर्ग्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं सर, वो पानी पे तैरते हैं। कौन से पानी पे सर, अंटार्कटिक या आर्कटिक जो सी है या फिर ओशियन है, वहां पर वो तैरते हैं। प्लेट्यू स्टेशन जो है अंटार्कटिका, वो 79 डिग्री साउथ में है, जो पोर्टेरी दिस क्लाइमेट जो है। इसके अलावा मैं हाईलैंड क्लाइमेट के बारे में बात करने वाला हूँ। हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न बाय टोपोग्राफी। हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न बाय टोपोग्राफी, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्न बाय topography, right? In high mountains, large changes in mean temperature occur over short distance. Precipitation type and intensity also vary spatially across high islands. There is vertical zonation like this type of zonations of layering of climate types with elevation in the mountain environment. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट चेंजेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्या किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी को नुकसान हो रहा है, वो बात हम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैंने डिटेल में बताया, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो क्या होता है ना, अपन को पीएचडी करनी नहीं है, उतना समझना है जो अपने इंपॉर्टेंट है, जो अपने लाइक इंपॉर्टेंट है। पीएचडी करके जेम्स बॉन्ड वाला आपको लगता होगा ना, जेम्स बॉन्ड वो असली में कुछ नहीं होता है, इतना कुछ होता नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ मूवी देखने में और रियलिटी में फर्क है। मैं मानता हूँ स्पाइस होते हैं, मतलब स्पाइस मतलब मैं क्या बोलूँगा, सीक्रेट एजेंट्स जिसे आप समझेंगे, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जितना उसमें दिखाया गया है। आप एक मूवी देखना, स्पाई करके मूवी है, वो आई थिंक अमेरिका या पता नहीं कहाँ कोई होता है, वो ईरान में कहीं जाके वहाँ के परमाणु वगैरह के बारे में पता करता है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक बार देखना आप लोग ही। सो बेसिकली क्या होता है ना, तो अपन को जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है, अपन को, हम लोगों को क्या करना है, उतना ही पढ़ना है जितना अपने बस में हो। ठीक है, अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सब सो रहे हैं। और मे भी आपको डॉग बार्गिंग की आवाज़ आएगी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मुझे भी नींद आने लग जाता है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ध्यान में रखना है अपन को। ऐसा नहीं है मेरा मेरा काम है, मुझे सारा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ, जो काम की चीज़ है ही नहीं उसको बेफालतू में। एक बात बताओ,
मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब अपन कभी जैसे कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, मेरे को पता है कि 1 से 100 तक की गिनती से आप लोगों का काम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे की गिनती सिखानी चाहिए। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। जनरली हम क्या करते हैं जब एसएससी की जीके पढ़ते हैं, राइट, तो ये कुछ भी चीजें उसमें नहीं आती, क्लाइमेट चेंज वगैरह नहीं आता है। उसमें आप लोगों से पूछेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जो टाइगर रिजर्व्स है, जो सेंचुरीज है, जो कि नेशनल पार्क्स है, वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीजें नहीं पूछते हैं कि वो नेशनल पार्क का वर्क क्या है, वो कब स्टेबलाइजेशन हुआ था। फिर भी पूछ सकता है, लेकिन नेशनल पार्क में क्लाइमेट चेंज किस तरीके से होगा, किस तरीके से स्पीसीज को खतरा है, दैट वाज क्वेश्चंस आर for UPSC level na. And when we are talking about a climate change, and this topic is also be a very concernable topic for all over the country, and I'm talking about a climate change that is going to be definitely a very 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 important topic for our perspective. Like, so when we are talking about a climate change and we are talking about the another things like UPSC, so basically that chapters are going to be a very useful for us. It's not because that we are talking about a whole over the things, but we are talking about important things that's going to be a UPSC obviously asking about it. Now the next point is climate change. India witnessed alternate wet and dry periods. Obviously baat hai, we are talking about alternate and dry period. Just give me a second, I will drink some water, and just give me a second. Okay, so archaeological findings show that the Rajasthan desert experienced wet and cool climate around 8000 BC. मतलब राजस्थान का जो क्लाइमेट था वो ठंडा भी था और गीला भी था। मतलब राजस्थान में कभी बारिश हुई होगी, राजस्थान के रेगिस्तान में 8000 BC, मतलब 8000 BC। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड द पीरियड इतने इतने BC, जरा देखिए एक बार ये आप क्या लिखा हुआ है, had high rainfall from about 2000 to 1700 BC। तकरीबन 3000 टू 1700, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं आपको इसको करेक्शन करके 3000 टू 1700 लिख दो। From about 2000 to 1700 BC, this region was the center of the Harappa civilization. Dry conditions since then. During the Pleistocene epoch, glacial and interglacial periods occurred. The last major peak glacier period ago. The present interglacial period started 10,000 years ago. राइट। क्लाइमेट इन द रिसेंट पास्ट, मतलब अभी जो रिसेंट पास्ट के अंदर के क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टू क्रॉप यील्ड or crop failures of floods and migrations of people tell about the effect of changing climate. The worst devastating drought in the Sahel region, south of the Sahara Desert, and from 1966 to 1977 is one such variability. सो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस फिलहाल के लिए इतना ही बचा है। तो एक बार फिर से अपन एक बार देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ पढ़ा देता हूँ और इसके बाद क्या करेंगे, जब अपन एमसीक्यूज लगाएंगे तब मैं और आपकी, मेरे को लगता है कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास मेरे को लगता है कि लेनी पड़ेगी एमसीक्यू वाली, तकरीबन इतनी ही चलने वाली है। सो कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज का कॉज क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। द चेंज इन सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विद सनस्पॉट एक्टिविटीज। Sunspot are dark and cooler patches on the sun, which increase and decrease in a cyclic manner. According to some meteorologists, जो कि होते हैं, when the number of sunspect increase, cooler and wetter weather and greater storminess occurs। कुछ खास नहीं है, फिर भी आपसे पूछेगा कोई भी क्लाइमेट चेंज के जो पॉइंट्स हैं तो आपको बताना पड़ेगा। एंड अनदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज, जो कि है एक कुछ खास, एक अलग से एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है विद जो मिलानकोविच की है। और मिलानकोविच वो जो होता है ना, ऑक्सीलेशन जो होता है, विच इनफर ऑक्सीलेशन मतलब समझते हैं आप? ऑक्सीलेशन मतलब होता है कि जैसे कोई टाइम, जैसे कोई पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेट किस तरीके से, जैसे ये पेंडुलम है ऐसे करके ये जो हो रहा है ना, ये वाला जो ऑक्सीलेशन होता है, दैट कॉल्स ऑक्सीलेशन। मतलब जितने टाइम पीरियड में वो वहां पर गया, उतने ही टाइम पीरियड में जितना ये घूमता है उससे कहते हैं अपन ऑक्सीलेशन। विच इन्फो साइकिल्स इन द वेरिएशन इन द अर्थ्स ऑर्बिटल characteristics around the sun, the wobbling of the sun and the changes in the earth axial
टिल्ट। जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। डिक्रीज इन सनस्पॉट नंबर्स इन एसोसिएटेड विद वार्म एंड ड्रायर कंडीशंस, yet these findings are not statistically, मतलब वो होता है ना स्टैटिकली नहीं होती है और स्टैटिकली सिग्निफिकेंट नहीं होती है। वोल्केनिज्म इज कंसिडर्ड एज अनदर कोज फॉर क्लाइमेट चेंज। वो जो वोल्केनिज्म होती है वो एक बेसिकली कंसिडर्ड किया जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए। क्यों किया जाता है जरा समझेंगे। क्योंकि वोल्केनिक जो इरप्शन होता है वो थ्रूज अप लोड्स ऑफ एरोल्स aerosols in the atmosphere. These aerosols remain in the atmosphere for a considerable period of the time, reducing the sun's radiation reach the earth's surface. जब एक बार बताइए, जनरली सीएफसी जो कि जिम्मेदार होता है ओजोन परत के नुकसान के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं, लेकिन जब ज्वालामुखी में विस्फोट होगा तो क्या ऐसा कह सकता हूं कि ज्वालामुखी से जो गैस निकलेगी वो क्या ओजोन परत में वो भी नुकसान का काम करेगी? तो जो सन से जो रेज आती है वो सीधा रेडिएशन अर्थ पे गिरने लगेगी। ऑल दीज अल्टर द अमाउंट ऑफ insolation received from the sun which is turned might have a bearing of the climate. सो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये सारा रिवीजन करके एक बार थोड़ा सा जो ग्लोबल वार्मिंग वाला अपना सेशन बचा हुआ है, चलिए फिर भी मैं एक बार के लिए आप लोगों को वो रिवाइज तो करवा देता हूँ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, मिथेन वगैरह उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटमोस मिथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सब ग्रीन हाउस गैसेज है। The atmosphere is behaving like a greenhouse. The atmosphere also transmit the incoming solar radiation, जो कि solar radiation जो आती है, but absorbs the vast majority, मतलब जो absorb जो सोलर मतलब जो सन से होती है। कभी भी आप देखोगे कि यूनिवर्स में जो है स्पेस में, जब यहां पर स्क्रीन पर एक बात बताइए मुझे कि जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब साइंटिस्ट वो जो एस्ट्रोनॉमर्स जो सूट्स पहनते हैं और जब उनके सूट में जरा सा भी छेद हो जाता है तो आई थिंक उनकी जो डेड बॉडी, जो उनके मरने का जो मुख्य रीजन जो मुझे लगता है वो शायद ये लगता होगा कि जो सन से जो रेडिएशन आती है उसे वो शायद झेल नहीं पाते होंगे, क्योंकि द अपनी बॉडी उसके एजम्पशन उसे कंज्यूम नहीं कर पाती होगी। द एटमोस्फियर ऑल्सो ट्रांसमिट, पृथ्वी इस तरीके से बनी है। देखो पृथ्वी एक नायाब नमूना है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है, ऊपर वाले का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हम क्या कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताऊं, ये अपने देश में ही पता नहीं क्यों है, धर्म जात पात ये खत्म हो जाए ना, कहीं से कहीं पहुंच जाए सब, गूज़बम्स हो जाते हैं यार, गूज़बम्स आ जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं कभी भी जब मैं बात करता हूं ना इसके बारे में। तो पॉइंट यहां पर यह है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, बनाए इस तरीके से है कि पौधे, हम जब CO2 छोड़ते हैं, पौधे उन CO2 को लेके ऑक्सीजन हमें देते हैं, फिर हम CO2 छोड़ते हैं, पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। और वो जो जितनी भी गैसेस होती है खराब, जो ओजोन भी अपने रक्षा करने के लिए बनाई गई है, मतलब एक अलग ही चीज है सर। सो द एटमोस्फियर ऑल्सो ट्रांसमिट्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट एब्जॉर्ब द वास्ट मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन emitted upward by the Earth's surface. The gases that absorb long wave radiations are called greenhouse gases. कौन कौन सी ऐसी gases है जो कि long wave absorption radiation को absorb कर देती है, absorb करती है, that calls greenhouse gases. The procedures that warm the atmosphere are often collectively referred as the greenhouse effect. Greenhouse effect किसे कहते हैं जरा एक बार पढ़ेंगे। The process that warm the atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए आर ऑफन कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। द टर्म ग्रीन हाउस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनालॉजी टू ए ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज फॉर प्रिजर्विंग हीट। मतलब ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, हीट प्रिजर्विंग के काम में लिया जाता है। ए ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास के द्वारा बनाया जाता है। The glass, which is transparent to incoming short wave solar radiation, is opaque to outgoing long wave radiation. Short wave radiation आती है, long wave radiation जाती है। The glass therefore allows in more radiation and prevent the long wave radiation going outside the glass houses, causing
द टेम्परेचर इनसाइड द ग्लास हाउस स्ट्रक्चर वार्मर दैट आउटसाइड। नाउ द रिदम ऑफ द सीजन के बारे में बात करूंगा। 4 टाइप की सीजन होते हैं, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून और द रिट्रीटिंग मानसून। ये मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं। और इसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करूंगा, जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोलते हैं, मेथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, उसके अलावा ओजोन होती है। इसके अलावा बस आई थिंक है, अभी तक बहुत सारे चैप्टर पढ़ाना है, तो फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी बचा हुआ चैप्टर लेके आऊँगा और इसके साथ साथ सब कुछ पढ़ाऊँगा। प्लीज़ तब तक के लिए अपना ध्यान